नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। न्यूज एट 4 में अभी की सबसे बड़ी खबर विजय माल्या से जुड़ी हुई, जिनके देश छोड़ने के बाद जांच एजेंसियां काफी सख्त नजर आ रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने विजय माल्या को समन जारी कर 15 दिनों में पेश होने का आदेश दिया है। ईडी ने किंगफिशर के सीएफओ ए रघुनाथन से आज मुंबई में पूछताछ की। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान किंगफिशर अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि माल्या 15 दिन में भारत वापस आएंगे। वहीं स्पेशल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी एसएफआईओ ने भी माल्या को समन जारी कर दिया है और 15 दिन में पेश होने को कहा है। एसएफआईओ माल्या और उनकी कंपनियों के डायरेक्टरों के साथ बिठाकर पूछताछ करेगी। एसएफआईओ को किंगफिशर के खातों में भारी गड़बड़ी मिली है। साथ ही एसएफआईओ जल्द ही चार्जशीट भी दायर करेगी। पिछली पूछताछ में विजय माल्या ने बजट सत्र का बहाना बताते हुए और वक्त मांगा था। अब एसएफआईओ ने जांच में पाया है कि माल्या पर 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इस पूरी खबर पर और बातचीत के लिए मेरे सहयोगी तरुण जुड़ गए हैं। तरुण, अब माल्या का बच पाना कितना मुश्किल लग पा रहा है? एसएफआईओ अब सख्ती से विजय माल्या के साथ पेश आने वाला है, क्योंकि उनको बोला गया है कि 15 दिन के अंदर वो एसएफआईओ के सामने पेश हों। ये उनकी दूसरी बार पूछताछ होगी। वो पहले पूछताछ उनके साथ हो चुकी है, लेकिन उन्होंने ये दलील दी थी कि वो राज्यसभा के मेंबर हैं और बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो उनको इस पर एक्सक्यूज दिया जाए और वो 31 मार्च से पहले जरूर पेश होंगे। और एसएफआईओ ने साफ कर दिया है कि उनको 31 मार्च से पहले एसएफआईओ के सामने पेश होना होगा। इसके साथ साथ एसएफआईओ जो डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो किंगफिशर के थे, उनको और विजय माल्या को दोनों को साथ में बिठा के क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा और की क्या लिमिटेशंस किन-किन थी, क्या कामकाज वो लोग करते थे और कितना लोन उन्होंने लिया। और एक जो बड़ी खबर यहां से निकलती हुई आ रही है वो है कि विजय माल्या ने बैंक से तो लोन लिए ही हैं, साथ में कई कॉर्पोरेट हाउसेस से लोन भी ले रखे हैं जो उन्होंने वापस नहीं लौटाए हैं। कई ऐसी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं जिनसे उन्होंने लोन ले रखे हैं लेकिन वापस नहीं लौटाए हैं, जिस वजह से एसएफआईओ का यह मानना है कि जो 9,000 करोड़ का फिगर आ रहा है, ये 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का फिगर जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने निकल कर आया है। उठता है कि बैंकों के अलावा आपने बताया कुछ और कंपनी से लोन, जैसे पब्लिक लिस्टेड कंपनियों से लोन लिया है, तो उससे बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाया? यह भी सवाल उठता है। नहीं, एसएफआईओ ने अभी नाम और संख्या बताने से तो अभी इनकार कर दिया, लेकिन ये साफ तौर से उन्होंने कहा कि ये सभी कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं। और उन्होंने जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताया वो ये बताया कि उन कंपनीज के पास भी पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जो ये कंपनी जिनसे लोन लिया गया उन्होंने भी आगे बैंक से लोन लिया था। तो जो बैंक का एक्सपोजर है उन पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में भी है और डायरेक्टली किंगफिशर के अंदर भी है। तो लिहाजा ये दोनों फिगर्स मिला के वो 12,000 करोड़ का लोन बुक यहाँ पे एसएफआईओ को उम्मीद है कि 12,000 करोड़ से ज्यादा की लोन बुक है। और एसएफआईओ अगले 1 महीने के अंदर अपनी जो ये रिपोर्ट है या कहे कि जो चार्जशीट है वो फाइल कर देगा। जी, बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। वैसे माल्या के लिए अगर ये कहा जाए एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देश छोड़कर फरार हो चुके विलफुल डिफॉल्टर विजय माल्या ने आज ट्वीट करके सफाई दी है। माल्या ने कहा है कि वो भगोड़े नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन है। बैंकों की खिल्ली उड़ाते हुए माल्या ने कहा कि न्यूज रिपोर्ट्स में कहा गया कि मुझे मेरी एसेट्स डिक्लेयर करनी चाहिए। क्या इसके ये मायने हैं कि बैंकों को मेरे एसेट्स के बारे में पता ही नहीं था, या किसी ने मेरा संसद में दिया गया हलफनामा नहीं देखा? माल्या 2 मार्च को देश छोड़कर चले गए हैं और संसद में जमकर हंगामा भी हुआ इस पर। और विदेश जाने के 9 दिन के बाद अब जाकर विजय माल्या ने ट्वीट करके ये बयान दिए हैं। ये भी आपको याद दिलाएं, माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। तो विजय माल्या किस तरह ट्वीट कर रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि मैं एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन हूं, मैं भारत से बाहर लगातार जाता रहता हूं, मैं भारत से भागा नहीं हूं, भगोड़ा नहीं हूं, और ये सब बातें बेतुकी हैं। और ये सब आज की ही बात है, ट्वीट जो आप देख रहे हैं। एक भारतीय सांसद होने के नाते मैं कानून का पूरा सम्मान करता हूं। हमारे जुडिशियल सिस्टम काफी मजबूत है और सम्मानित है। मीडिया मेरा ट्रायल न करे, मीडिया बॉसेस ये ना भूले कि मैंने कई साल उनकी मदद की है, ये सब डॉक्यूमेंटेड भी है। अब वो टीआरपी हासिल करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। न्यूज रिपोर्ट्स में कहा गया कि मुझे मेरे एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। क्या इसके ये मायने हैं कि बैंकों को मेरे एसेट्स के बारे में पता ही नहीं था, या किसी ने मेरे संसद में दिए गए हलफनामे को नहीं देखा? साथ ही लिखते हैं कि एक बार मीडिया आपके पीछे पड़ जाए तो सच और फैक्ट्स हवा में उड़ जाते हैं। तो मीडिया पर भी जबरदस्ती का आरोप विजय माल्या लगाते हुए नजर आए।
विजय माल्या को विदेश भगाने में किसी करीबी का हाथ है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक माल्या को जांच एजेंसी ने जुड़े किसी करीबी ने पहले ही अलर्ट किया था कि जांच एजेंसी उन्हें विदेश जाने से रोकने वाली है, इसलिए वो विदेश चले जाएं। जिसके बाद विजय माल्या 7 बड़े सूटकेस और एक महिला के साथ लंदन भाग गया। माल्या 2 मार्च को जेट एयरवेज की फ्लाइट से विदेश भागे थे और सूत्रों की माने तो माल्या लंदन से कुछ दूर पर हर्टफोर्डशायर में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, लंदन पहुंचने के बाद से ही माल्या एक पब में रेगुलर भी देखे गए हैं। हमारे सहयोगी आलोक जुड़ गए इस पूरी खबर पर अब बातचीत करने के लिए। जी बिजनेस ने ये एक बड़ी खबर सामने लाई है आलोक कि किसी करीबी का हाथ है विजय माल्या को बाहर ले जाने के लिए। बहुत बड़ी हैरानी की बात है जिसको हर कोई ढूंढ रहा है, वो किस तरह 2 मार्च को फरार हो गया। बिल्कुल, देखिए सरकार इस वक्त बिल्कुल बचाव के मूड में है। तमाम मंत्रियों से ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार जो विजय माल्या हैं कैसे चले गए, लेकिन सबका एक ही जवाब है कि सीबीआई के कामकाज में वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसीलिए सीबीआई से जो डे टू डे रिपोर्ट वो लोग लेते नहीं है, इसलिए उन्हें भी नहीं मालूम था कि विजय माल्या कब जा रहा है। जबकि ये बात सीबीआई के एक पहले लुकआउट नोटिस में ये बात सामने आ चुकी थी कि उनके बारे में इंक्वायरी चल रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि किसने विजय माल्या को इस बारे में जानकारी दी कि बैंकों की तरफ से कह सकते हैं कि बैंकों की तरफ से कोर्ट में उनके पासपोर्ट को जब्त कराने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और उससे पहले ही विजय माल्या देश छोड़ के बाहर निकल गए। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक इनसाइडर का इसमें हाथ है, जिसने पूरी इस प्रक्रिया को बहुत ही करीब से देख रहा था और वो ये जानता था कि अगर विजय माल्या एक बार यहाँ पर जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसी के चंगुल में फंस जाएंगे तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि वो पहले ही देश छोड़ के बाहर चले जाएं और साथ ही साथ एक पूरे इंतजाम के साथ कि काफी दिनों से मतलब देश में वापस कब लौटेंगे, जब तक कि उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, जब तक पूरा मामला कंट्रोल में नहीं आ जाता। तो ये एक पूरी कह सकते हैं कि कोई ना कोई इंसाइडर है जिसने चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम में सही बोला आपने, किसी की मिली भगत के बगैर यहाँ पर विजय माल्या देश छोड़कर बाहर तो जा नहीं सकते। और इस तरह की से जो ट्वीट उन्होंने किया है सीना जोरी करके, वो तो कभी नहीं कर सकते हैं। वैसे संसद में, राज्यसभा में खासतौर पर विजय माल्या को लेकर आज जबरदस्त हंगामा भी हुआ। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने सीबीआई पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि विजय माल्या को रोकने पर सीबीआई ने अपने नोटिस को 1 महीने के अंदर ही बदल दिया। माल्या का केस राज्यसभा की जो कमेटी है उसको भेजा गया है। बीजेपी ने आज फिर से कहा कि माल्या के मामले में पाई का हिसाब होगा। डिटेंशन ऑर्डर्स वर इशूड बाय सीबीआई, but on 15th, exactly a month later, on 15th of October, the CBI changed its order and told immigration that they should be only informed. So what has happened from 15th, 16th October to 15th of November that made the CBI to change its original order from detention to the information? जो कानून के तहत कार्रवाई है वो मजबूती के साथ हो रही है और जनधन की, देश के लोगों के पैसे की लूट के आने पाई का हिसाब किताब सूद ब्याज के साथ होगा। इसकी चिंता उन्हें करने की जरूरत नहीं। विजय माल्या के कर्ज को 1 टाइम सेटलमेंट करने के प्रस्ताव पर बैंक रियायत देने के मूड में नहीं है। जी मीडिया के अखबार डीएनए ने खुलासा किया है कि बैंकों ने माल्या को पहले मूल रकम 5,000 करोड़ रुपए और कुछ ब्याज की रकम एस्क्रो अकाउंट में जमा करने को कहा है। माल्या से कर्ज वसूली में नाकाम रहे बैंक अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। बैंक अब माल्या को किसी भी रियायत देने के मूड में नहीं है। जी मीडिया के अखबार डीएनए ने बड़ा खुलासा किया है। 6 मार्च को माल्या ने कहा था कि वो बैंकों से 1 टाइम सेटलमेंट करना चाहते हैं, जिसके बाद बैंकों ने माल्या के सामने शर्त रखी है। शर्त के तहत माल्या पहले बैंकों की मूल रकम 5,000 करोड़ रुपए और कुछ ब्याज की रकम एस्क्रो अकाउंट में जमा करें, जबकि बाकी के 4,091 करोड़ रुपए अगले 12 महीने में चुकाएं। अगर माल्या फिर डिफॉल्ट करते हैं तो एस्क्रो अकाउंट में जमा पूरी रकम जब्त होगी। माल्या के मामले में बैंकों ने दूसरे डिफॉल्टरों के मुकाबले कड़ी शर्तें रखी हैं। दूसरे डिफॉल्टरों से शुरुआत में सिर्फ 10 से 15% रकम जमा कराई जाती है। माल्या के मामले में अब बैंक कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। बैंकों को माल्या की कंपनियों के शेयर बेचने से सिर्फ 586 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं सेबी ने भी माल्या मामले की जांच शुरू कर दी है। सेबी ने डीआईजीओ से माल्या को मिले 515 करोड़ की जांच शुरू की है। सेबी देखेगा
कि डीआईजीओ ने 1% हिस्सा किस कीमत पर खरीदा। साथ ही ये भी जांच होगी कि छोटे शेयर होल्डरों को फायदा क्यों नहीं दिया गया। सेबी इस बात की भी जांच करेगा कि डीआईजीओ यूएसएल डील 2 हिस्सों में क्यों की गई। यूएसएल में डीआईजीओ का 56% से ज्यादा हिस्सा है। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, जब माल्या देश छोड़कर विदेश फरार हो गए हैं। अगर एजेंसियां पहले ही हरकत में आई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। साई मनीष, जी मीडिया। एक बड़ी खबर आ रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी से सब्सिडी को सीधे जोड़ने के लिए अब आधार जरूरी हो जाएगा। आधार बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। बिल पास होने के बाद सभी सरकारी सुविधाओं, सब्सिडी और सेवा का लाभ लेने के लिए आधार जरूरी हो जाएगा और सरकार को उम्मीद है कि इससे न सिर्फ लीकेज रोकने में कामयाबी मिलेगी बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। बिल में अहम बायोमेट्रिक जानकारी लीक करने पर कड़ी पेनल्टी का भी प्रावधान है। इसके अलावा यूआईडीएआई लोगों की प्राइवेसी को सेव करने के सभी कदम उठाएगी। सरकार ने इस बिल को मनी बिल के तौर पर पेश किया था। ये भी बताएं कि मनी बिल के तौर पर पेश किए जाने के बाद लोकसभा से पास होने के बाद ही ये संसद से पास माना जाएगा और इसे राज्यसभा से पास करवाने की जरूरत नहीं है। ये सुशासन के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है और देश के गरीबों के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आधार के साथ जो लोगों को सब्सिडी या बेनिफिट मिलनी चाहिए उन लोगों को एकदम सही तरीके से मिलेगी, उनके बैंक के खाते में मिलेगी और कोई दलाली और कोई बिचौली उन लोगों को इस तरीके से अब तंग नहीं करेगी, क्योंकि जो सरकार की जो सुविधाएं हैं वो आज देश की जनता के हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हम लोग दे पाएंगे। तो आधार अब जरूरी कर दिया गया है। मेरे सहयोगी आलोक जुड़ गए हैं इस पूरी जानकारी के साथ। आलोक, अब किस तरीके से सरकार इसमें आगे बढ़ेगी? सभी जरूरी योजनाओं को आधार से जोड़ा गया और कब तक इसकी शुरुआत हो पाएगी? अब देखिए, आधार को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए लोकसभा में इसे पास कराया गया है और इसे राज्यसभा में भेजने की जरूरत नहीं है। जहां तक विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस आधार बिल को लेकर चाहता था कि इसको एक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी या किसी कमेटी में भेजा जाए जहां पर एक तरह से इसको स्क्रूटनी किया जाए कि इसमें और क्या बदलाव की जरूरत है। लेकिन सरकार ये चाहती थी कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि देश की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसमें सीधे गरीबों तक सब्सिडी पहुंचाने की व्यवस्था है, ऐसे में अगर इस बिल को पास कराने में काफी देर हो जाती है तो तमाम जितनी भी योजनाएं हैं उस पर इसका असर पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार चाहती थी इसको जल्द से जल्द पास करवाए थे, इसीलिए सरकार ने इसको मनी बिल के तौर पर इसको पेश किया और सरकार ने इसके पीछे यह भी दलील दी थी कि चूंकि देश के कंसोलिडेटेड फंड से इसमें पैसा जाना है देश के गरीबों के लिए, तो इसको एक मनी बिल के तौर पर ही ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ही ये पैसा जाएगा और सही हाथों में पहुंचेगा। तो इसलिए इसको मनी बिल के तौर पर पेश करना जरूरी है। स्पीकर ने इस बात को माना और मनी बिल के तौर पर इसको पास कराया गया है। तो अब जब इससे राष्ट्रपति से मंजूरी मिल जाएगी, राष्ट्रपति से सिग्नेचर होने के बाद इसको तुरंत इसको अमल में मान लिया जाएगा और जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, डीबीटी की योजनाएं हैं, आने वाले दिनों में फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर सरकार ने काफी बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि फर्टिलाइजर को अब डीबीटी के जरिए दिया जाएगा। तो ये तमाम जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें आधार को एक संवैधानिक दर्जा मिल गया है और मिलने के बाद अब इसको सही तरीके से सरकार जैम ट्रिनिटी है सरकार की, जनधन, आधार और मोबाइल, इसके जरिए लोगों तक सब्सिडी पहुंचा पाएगी। बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम जानकारी के लिए आपका इस पूरी खबर पर। चलिए अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट की। भारी उतार चढ़ाव के बीच हल्की बढ़त के साथ बाजार आज बंद हुए। निफ्टी 7,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 95 और निफ्टी 24 अंक चढ़कर बंद हुए। रियल्टी, टेक्सटाइल, एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। वहीं मेटल शेयरों में दबाव देखने को मिला। पूरे हफ्ते में बाजार 0.5% चढ़ा। आज शाम जारी होने वाले जनवरी आईआईपी के आंकड़ों का बाजार को अब इंतजार है। जी बिजनेस का अनुमान है कि जनवरी में औद्योगिक उत्पादन 0.2% बढ़ा है। अगर फंड फ्लो देखें तो इमर्जिंग मार्केट और रिस्कियर एसेट्स की तरफ पैसे का रुझाव हो सकता है और हमने देखा है कि कमोडिटीज और मेटल्स और ऑयल में काफी स्ट्रांग रैली आई है। इसके पहले के इन द होप के ये आने वाला है। तो अब आने के बाद एज यूजुअल इवेंट डिस्काउंटिंग हुई तो वी सॉ दैट यूरोपियन मार्केट्स डिड सेल ऑफ। हाउएवर हमें लगता है फॉर द मीडियम टर्म दिस शुड बी अ पॉजिटिव एज फ्लोज विल बी रिमेनिंग टुवर्ड्स रिस्कियर एसेट्स लाइक इमर्जिंग मार्केट्स। मेरे सहयोगी रजत जुड़ गए हमेशा। रजत, मार्केट में आज कहां पर हलचल देखने को मिली?
जो बिल्कुल काफी एक रेंज बाउंड सेशन था। पूरा ही दिन देखा कि एक रेंज में कामकाज कर रहे थे और उसमें भी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा था, लेकिन वीकली बेसिस पे 0.5% बढ़े। इनडिसीजन था इस हफ्ते, पिछले हफ्ते की तेजी को उतने कॉन्टिन्यूएशन के साथ आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन फिर भी 7500 के लेवल को कॉन्कर करके ये बहुत बड़ी बात थी। कुछ चढ़ने वाले स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला निफ्टी के गेनर्स में, आज के सत्र में केन इंडिया, HUL, अदानी पोर्ट्स और जी एंटरटेनमेंट शामिल था। इनमें सबसे ज्यादा खरीदारी हुई। गिरने वाले स्टॉक्स की सूची में आइडिया सेलुलर, कोटक महिंद्रा बैंक और टेक महिंद्रा शामिल थे। सबसे ज्यादा दबाव यहां पर देखने को मिला। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक जो आज तेजी बनी उसमें क्लियर कट FMCG शेयर्स, यहां पर जोरदार तेजी देखने को मिली और आज बाजार के विनर्स थे ये सभी स्टॉक्स। इसके अलावा टेक्सटाइल स्टॉक्स, यहां पर मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग था। तो अब बाजार चेस कर रहा है कुछ ऐसे स्टॉक्स को जहां पर वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है और FIs की खरीदारी हो रही है। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते अगर IIP के आंकड़े बेहतर निकल आते हैं तो मूव पॉजिटिव देखने को मिले। बहुत शुक्रिया रजत, मार्केट एनालिसिस के लिए आपका। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। टेलीकॉम कंपनियों पर बनी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG की रिपोर्ट संसद में पेश हो गई है। CAG रिपोर्ट के मुताबिक देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार को 12,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया। CAG के मुताबिक 2006, 2007 और 2009-2010 के दौरान कंपनियों ने 46,000 करोड़ के ग्रॉस रेवेन्यू को कम करके बताया और सरकार को उसकी हिस्सेदारी नहीं दी। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि ये CAG की रिपोर्ट UPA सरकार की करतूतों को दर्शाती है। टेलीकॉम मंत्री ने दूरसंचार विभाग को निर्देश दिए हैं कि ऐसी टैक्स चोरी दोबारा न हो, इसके लिए सिस्टम को तैयार किया जाए। अब ये रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएगी और दूरसंचार विभाग टेलीकॉम कंपनियों का स्पेशल ऑडिट कराएगा। और अब से कुछ देर बाद दिल्ली में यमुना किनारे श्री श्री रविशंकर का मेगा शो शुरू होगा। हालांकि इस वक्त आपको बताएं दिल्ली NCR में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इस पूरे इवेंट में खलल पड़ सकती है, क्योंकि इवेंट थोड़ी देर के बाद यानी 5 बजे ये पूरा आयोजन शुरू होने जा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग के विश्व संस्कृति महोत्सव में 155 देशों से करीब 35 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। एक साथ 8,500 कलाकार ग्रैंड सिम्फनी में 40 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ परफॉर्म करेंगे। विश्व संस्कृति महोत्सव में ब्राजील, थाईलैंड, लिथुवेनिया जैसे देशों से भी हजारों कलाकार और आर्ट ऑफ लिविंग के फॉलोअर्स शामिल हो रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम के लिए 7 एकड़ में सिर्फ स्टेज बनाया गया है। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है। भव्य स्टेज इसके लिए बनाया गया है और 7 एकड़ के एरिया में ये स्टेज जो है वो फैला हुआ है। 1200 फीट लंबा ये स्टेज है, 200 फीट चौड़ा है और 40 फीट ऊंचा ये स्टेज बनाया गया है। शाम करीब 5 बजे 40 संगीतकारों के नाद स्वरम और 1000 पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ महोत्सव का दीप प्रज्वलित होगा। शाम करीब 5:35 पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का भाषण होगा। शाम 6:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोत्सव में मेहमानों को संबोधित करेंगे। लेकिन दिल्ली वालों को आज थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शाम को जब आप घर जाएंगे या कहीं और जाएंगे तो रास्तों पर ट्रैफिक जाम आपको जबरदस्त मिल सकता है। दरअसल एक तरफ श्री श्री रविशंकर का वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है, तो दूसरी तरफ आज दिल्ली NCR में 20,000 शादियां हैं, जिससे ट्रैफिक की समस्या बढ़ सकती है। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आज का दिन दिल्ली NCR के लिए कितना खास है। श्री श्री रविशंकर के मेगा कल्चर शो की शुरुआत और आज ही 20,000 शादियां। जाहिर है दिल्ली वालों का बैंड बजना तय है। ट्रैफिक पुलिस के तमाम दावों के बावजूद आज सड़कों पर चलना बेहद मुश्किल होने वाला है। श्री श्री के वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में 155 देशों के करीब 35 लाख लोग शामिल हो रहे हैं। यमुना किनारे लाखों की भीड़ जुटने वाली है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। यमुना की ओर से आने वाले रास्तों पर भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक मैनेज करने के लिए 2500 जवानों को लगाया गया है। नोएडा लिंक रोड पर सबसे ज्यादा प्रेशर रहने की संभावना है, पैदल यात्रियों का भी और वाहनों का भी। तो जो इस फेस्टिवल में नहीं आ रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की कि वो इस रोड को अवॉइड करें। इसके साथ साथ NH24 और सराय काले खां से लेकर आश्रम तक का जो रिंग रोड का एरिया है वो भी काफ़ी हैवी रहेगा, उसे भी अवॉइड करें।
दिल्ली में बड़े आयोजन को देखते हुए आपको इन रास्तों से आज बचना चाहिए। नोएडा लिंक रोड पर अक्षरधाम से चिल्ला नोएडा बॉर्डर तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। रिंग रोड पर सराय काले खां से आश्रम तक ट्रैफिक प्रभावित होगा। NH24 पर गाजियाबाद से निजामुद्दीन तक भारी ट्रैफिक रहने की आशंका है। भाटी माइंस में राधा स्वामी सत्संग की वजह से ट्रैफिक जैम की आशंका है। छतरपुर से भाटी माइंस तक ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। भाटी माइंस 100 फुट रोड मेहरौली बदरपुर रोड पर जाने से बचें। मेहरौली गुड़गांव रोड IIT फ्लाईओवर के रास्ते में भी भारी ट्रैफिक की संभावना है। दिल्ली में रिंग रोड से भैरो रोड होते हुए आश्रम रोड तक जाने से बचें। निजामुद्दीन से DND फ्लाईओवर की ओर जाने से बचें। सनडायल पॉइंट से मयूर विहार की तरफ जाने से बचें तो अच्छा होगा। नोएडा लिंक रोड से चिल्ला चेक पॉइंट से पुश्ता रोड की तरफ जाने से बचें।